आज हम नियो यानी कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक कर स्वाधीन होते गए। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। नवोदित देश नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 5 महाशक्तियों अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों और ब्रिटिश भारत की भी मात्र उपस्थिति के लिए बुलाया गया। असल में ब्रेटन वुड में प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की ही एक योजना थी, जिससे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और जिसका उद्देश्य उसकी अपनी हित साधना था। अतः धनी देशों द्वारा और स्वयं धनी देशों के लिए तैयार की गई यह व्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता और निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप से जारी रखने की नीयति से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के माध्यम से बनाई गई थी। अतः यह 1960-70 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देश इसकी कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कहने लगे थे। 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी प्रथम घटना है सोवियत संघ ने 1917 में समाजवादी क्रांति का होना। सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति ने नूतन युग का श्रीगणेश किया। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणाओं पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया गया। द्वितीय घटना है 1940 से 50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। 1960 में विकासोन्मुख देशों की विकास व्यवस्था अध्ययन का केंद्र बिंदु हो गई। वास्तव में युद्धोपरांत उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के बंधन कमजोर पड़ते जा रहे थे और अल्प विकसित देश राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ, जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। नई व्यवस्था का अर्थ। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे, बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने, विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। वस्तुतः यह सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, चूँकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की। विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफ़ी आशाएं हैं, चूँकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत निम्न प्रकार। पहला है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना। तीसरा, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार। चौथा है मुद्रा या विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यकरण। पांचवा, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। छठा है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना। सातवां, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। उपयुक्त सभी मांगे विश्वव्यापी हैं और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विश्व अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए पारित घोषणा एवं कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया और नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं और साम्यवादी खेमे के राष्ट्रों ने इस मांगों का समर्थन किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अर्थव्यवस्था उस समय तत्कालीन विश्व के अंतर्गत प्रचलित थी, उससे विकासशील राष्ट्रों में विरोध की भावना उत्पन्न हो रही थी और पूंजीवादी या साम्राज्यवादी जो राष्ट्र थे वो राष्ट्र उन्हें केवल कच्चे माल उत्पादन करने वाला क्षेत्र समझ रहे थे। तो बात ये हुई कि विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है उस आर्थिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाया जाना चाहिए ताकि जो मुद्रा है, मुद्रा का आवागमन सरल हो और औद्योगिक जो व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिवर्तन हो और विकासशील राष्ट्रों के वास्तविक विकास की तरफ कदम उठाए जा सके। आगे है निवर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकासशील राष्ट्रों की विदेशी व्यापार संबंधी समस्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धीमी गति के कारण विकासोन्मुख देशों में गरीबी के दुष्चक्र के अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी दुष्चक्र बन जाता है। विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार का बहुत महत्व है, परंतु इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करने में जिन समस्याओं का वहन करना पड़ता है वे निम्नलिखित है। पहला है निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या। विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन या प्रोत्साहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोड़ा सा भाग ही पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात व विदेशी ऋणों के मूलधन ब्याज के भुगतान में ही उपभोग हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इन देशों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सके। जैसे आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामानों व विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में खाद्यान्न व कच्चे मालों का ही आयात किया जाता है, परंतु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की मांग में आय वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है चक्रीय परिवर्तन। विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से भी प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केंद्रित है और उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। साथ ही विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इन देशों के निर्यात की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनके निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम और निश्चित होती है। उदाहरण के लिए ईरान अपनी कुल विदेशी मुद्रा के उपार्जन का 90% तेल के निर्यात से, कुवैत भी लगभग 90% तेल के निर्यात से, मिस्र 90% रुई के निर्यात से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है क्योंकि वहां उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट है विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा। विकासोन्मुख देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी होने पर अन्य वस्तुओं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तु, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु आरंभिक अवस्था में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। दूसरा है यातायात संबंधी समस्याएं। एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को जो औद्योगिकीकरण के लिए प्रयत्नशील है बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है और मोटे रूप से निम्नलिखित वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है जैसे पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी, अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए इन्हें विदेशों से ऋण लेने पड़ते हैं। विकास के प्रारंभिक वर्षों में आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है जिसका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं होता है।
अतः उन आयातों के भुगतान की अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है, अन्यथा भुगतान की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है व्यापार की शर्तें। किसी भी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है। व्यापार की शर्तें उस दर से भी अधिक संबंधित हैं जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को विदेशी व्यापार से काफ़ी लाभ आर्थिक विकास हेतु प्राप्त होता है। इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की मात्रा नगण्य होती है। वस्तुतः विदेशी व्यापार से मिलने वाले आर्थिक विकास के लिए योगदान व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है, परंतु दुर्भाग्यवश विदेशी व्यापार से निर्धन राष्ट्रों की व्यापार शर्तों में दीर्घकाल तक प्रतिकूलता रहती है और उससे उनकी आय का अधिकांश भाग विकसित राष्ट्रों को जाता रहता है। इससे विकासशील राष्ट्रों के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है। थैंक यू।